यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है मेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक बार सारे बच्चे फटाफट से हाजिरी लगा दो, लाइव लाइक दबा के। लाइक आने चाहिए दबा दब। गुड इवनिंग हंसिका, गुड इवनिंग तनुश्री, गुड इवनिंग आकृति, गुड इवनिंग भीमा, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग सोजवाल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ यार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मंडलाए तो मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई। भाई साहब इतनी एनर्जी भर देता है ना ये गाना, मतलब आग लग जाती है अंदर। गुड नाइट सिद्धार्थ, गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह या परसों, जब भी आप उठोगे तो मिल लेंगे, ठीक है जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक बार मेरे को फटाफट से बता दो जी, क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है जी? क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? फटाफट से बता दो। अरे एनर्जी से बोला करो तुम। हाँ जी बोला, मतलब एनर्जी होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए कि भाई साहब तो हमें कुछ फोड़ के कुछ करके दिखाना है हमें। घर के बर्तन बर्तन मत तोड़ देना, पता लगे बोला जी गाबर सर ने कहा था कुछ फोड़ना है, मैंने तो बर्तन फोड़ डाले। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त जी। चलो जी ठीक है जी, आ रहा हूँ फटाफट से आ रहा हूँ जी। इधर देखो ध्यान से। फिर लास्ट वाली आज हमारी जीएसटी की बुलेट रिवीजन क्लास 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बुलेट रिवीजन क्लास 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप सबको हाथ जोड़ के दोबारा से मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये क्लास मेरे प्रिय प्रिय कलरफुल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले डिटेल में जीएसटी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, उनको बहुत मजा आएगा। बट अगर आपने पहले जीएसटी नहीं पढ़ा, अब अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे इनकम टैक्स से, क्योंकि उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। होपफुली आपको उसमें कुछ जरूर समझ में आएगा। बट अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, होपफुली आपको इसके अंदर भी शायद कुछ बातें समझ में आ जाए, ठीक है जी। चलो जी आओ जी फटाफट से आओ जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे आज हमें 2 चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं। आज हमें 2 चैप्टर की फटाफट से रिवीजन करनी है। एक हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर की, आज हमें रिवीजन करनी है। और दूसरा फिर हमें रिवीजन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये 2 चैप्टर आज हमें रिवीजन करनी है। वैसे इन दोनों चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, मतलब इन 2 चैप्टर की बात करूंगा, इन 2 चैप्टर में वैसे कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लगा लो कि आपके एग्जाम में कंफर्म कॉम्पोजिशन लेवी में से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और वो क्वेश्चन कहां से बनेगा कि जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, तो मेनली क्वेश्चन जो बनता है वो वहां से बनता है।
और फिर टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है। अब चाहे वो गुड्स वाले केस के अंदर बने या सर्विस वाले केस के अंदर बने, दोनों चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी बोलूंगा ये चैप्टर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो जी आओ जी फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सर आप सब चैप्टर के अमेंडमेंट्स कराओगे रिवीजन के साथ, बिल्कुल सभी चैप्टर के रिवीजन अमेंडमेंट हम करेंगे रिवीजन के साथ साथ। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक बार यहाँ पे चेक करो जी, देखो जी, सबसे पहला टॉपिक जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं वो हमारा है कॉम्पोजिशन लेवी वाला। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि इस चैप्टर के ना काफी सारे नाम हैं। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओगे इस चैप्टर के कौन कौन से नाम है जी। एक तो इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी। फिर इस चैप्टर का एक और नाम भी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। फिर इस चैप्टर का एक और नाम भी है स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। इस चैप्टर का एक और नाम भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम। और इस चैप्टर का एक और नाम भी है कंसेशनल स्कीम। मतलब इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन बनेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इस चैप्टर की बात कर रहे होंगे, बस ये पर ध्यान दो। बट इस चैप्टर को करने से पहले ना आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर होनी चाहिए कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपका सेक्शन नंबर 10 में डिफाइन किया हुआ है। याद करो सेक्शन नंबर 9 जो हमने किया था जीएसटी में, वो हमारा किसका था, चार्जिंग सेक्शन। मतलब सेक्शन नंबर 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जिसमें नॉर्मल चार्ज की बातें भी होती हैं और रिवर्स चार्ज की बातें भी होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब किस किस केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा, तो वो सारी की सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 9 के अंदर निकल के आती हैं। अब ये वाला चैप्टर जो है ये कहां पे डिफाइन है, सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 में अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो कि टोटल मिला के एक तो इसमें सेक्शन नंबर 10(1) हमारे यहाँ पे काम का है, एक 10(2) हमारे काम का है, और एक 10(2)A जो है ना वो ये हमारे काम का है। अब 10(1) 10(2) गवर्नमेंट ने पहले इंसर्ट किए थे, और 10(2) कैपिटल ए अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ये बाद में आया था। अब सेक्शन नंबर 10(1) 10(2) 10(2)A से पहले कुछ बातें मैं और डिस्कस करनी है। याद करो मैंने कहा था कि एक हमारी कॉम्पोजिट स्कीम होती है और एक हमारी नॉर्मल स्कीम होती है, और नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिट स्कीम में ना काफी सारे डिफरेंसेस होती हैं। पहले एक बार फटाफट से वो डिफरेंसेस, टोटल 20 डिफरेंस आपको मैंने बताए थे, एक बार 20 डिफरेंस पहले फटाफट से वो कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम यहाँ पे ऊपर आएंगे जी। अब एक बार मेरे को फटाफट से बोल दो रही, अगर बात करूं मैं कॉम्पोजिट स्कीम की या नॉर्मल स्कीम में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस निकल के आ रहे हैं, एक बार सारे बच्चे बोलना। अगर बात करेंगे नॉर्मल स्कीम की, तो नॉर्मल स्कीम कहाँ पे डिफाइन है जी, नॉर्मल स्कीम डिफाइन है सेक्शन नंबर 9 में, और कॉम्पोजिट स्कीम डिफाइन होगी सेक्शन नंबर 10 में। फिर सेकंड पॉइंट ये निकल कह रहे कि नॉर्मल स्कीम पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और कंसेशनल स्कीम पर कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलता। सेकंड डिफरेंस ये निकल के आता है। फिर तीसरा डिफरेंस मैंने कहा था कि नॉर्मल स्कीम में जब भी हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाएंगे तो उसमें से आईटीसी माइनस कर लेते हैं, बट कंसेशनल स्कीम में आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि नॉर्मल जो भी आपकी टर्नओवर होगी उस पर जो भी टैक्स बनेगा वही टैक्स हम पे करेंगे, उसमें से आईटी से माइनस करेंगे नहीं। रीजन क्योंकि वहां पर आईटीसी मिलता ही नहीं है। फिर फोर्थ डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी कर सकते हैं सामान, और सेल कहीं पर भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्कीम वालों को दिक्कत नहीं है। बट अगर कंसेशनल स्कीम की बात होगी तो कंसेशनल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी कर सकते हैं, बट वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेन कंसेशनल स्कीम वाले अगर हैं, अगर आप दूसरी स्टेट में सामान सेल करना चाहते हो तो कंसेशनल स्कीम लेने के बाद वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आप सेम स्टेट में सप्लाई कर सकते हो, दूसरी स्टेट में कॉम्पोजिट वाले सप्लाई नहीं कर सकते। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं, नॉर्मल स्कीम कोई भी पर्सन ऑप्ट कर सकता है, उसके लिए टर्नओवर 75 लाख, 150 लाख, 50 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। हाँ वो बात अलग है कि आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। बट हाँ नॉर्मल स्कीम कोई भी ऑप्ट कर सकता है, उसमें टर्नओवर की वैसे कोई लिमिट नहीं होती। बट कंसेशनल स्कीम सभी ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक है, या सर्विस वाले केस में 50 लाख तक है, तो वहां पर आप कंसेशनल स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। अगला डिफरेंस फिर यहाँ पे निकल कह रहा है कि नॉर्मल स्कीम में जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो नॉर्मल स्कीम वाले टोटल एक साल की 25 रिटर्न भरते हैं, मतलब महीने की 2 रिटर्न भरते हैं। फिर एक एनुअल हो गया, तो अगर महीने की 2 रिटर्न होगी तो 12 महीने में 24 रिटर्न, और एक एनुअल टोटल मिला के 25 रिटर्न भरनी पड़ती है नॉर्मल स्कीम वालों को। बट एक स्पेशल पॉइंट हमने यहाँ पे क्लास में किया था कि अगर नॉर्मल स्कीम वाले QRMP स्कीम लेते हैं तो QRMP स्कीम के अंदर क्या होता है कि क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। फिर उनको कितनी रिटर्न भरनी है, आपकी 4 तो क्वार्टर की हो गई, एक होगी एनुअल, फिर टोटल मिला के 5 रिटर्न भरनी होगी नॉर्मल स्कीम वालों को अगर उन्होंने QRMP स्कीम ली है। बट कंसेशनल स्कीम वालों को टोटल 2 ही रिटर्न भरनी है, और दोनों के दोनों क्या है एनुअल, एक तो GSTR 4 में जाती है और एक GSTR 9A के अंदर जाती है।
अगला पॉइंट फिर निकल कर है कि नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट आपके ज्यादा होती है, मतलब 5%, 12, 18, 28, और कंसेशनल स्कीम में क्या होता है, टैक्स रेट आपके कम होते हैं। फिर नॉर्मल स्कीम में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, कंसेशनल स्कीम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करनी पड़ती है। नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हेलो भाई साहब, हेलो, ओए ओए, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मेरे को बताओ, नॉर्मल स्कीम वाले जब भी तुम मार्केट में सामान लेने जाते हो तो अलग अलग गुड्स पे अलग अलग सर्विस पे अलग अलग रेट एप्लीकेबल होगा, मतलब वहां पे क्लासिफाई करना है कि कौन सा गुड्स है। बट कंसेशनल स्कीम में कोई भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रीजन, जितनी भी आपके टर्नओवर होगी उसका एक परसेंटेज बता देंगे, मतलब वहां पर क्लासिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। फिर नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, जीएसटी का बर्डन हम कंज्यूमर की जेब पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप सब जानते हो जीएसटी कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है, बट कंसेशनल टैक्स जो होता है वो हम कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका बर्डन जो है वो हम कंज्यूमर की जेब पे शिफ्ट नहीं कर सकते कंसेशनल स्कीम के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम वाले क्या इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, और कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब अगर आपके एग्जाम में डिफरेंसेस बन जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर ये निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसी कोई रिक्वायरमेंट कि कॉम्पोजिट वालों को अपनी बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पर ये मेंशन करना पड़ता है कि हमने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ये बातें उनको बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पर मेंशन करनी पड़ती हैं। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नॉर्मल स्कीम के अंदर नहीं होती। फिर जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले होते हैं उनको दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक बोर्ड लगाना होता है कि हमने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, हम कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। बट ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जो होती है वो नॉर्मल स्कीम के अंदर नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर ये निकल कर रहा है कि नॉर्मल स्कीम वालों में जीएसटी सेस की एप्लीकेबिलिटी होती है। याद करो, आपको मैंने क्लास में कराया था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, तो वो नॉर्मल स्कीम वाले केस में एप्लीकेबल होता है, कंसेशनल स्कीम वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता। अगला डिफरेंस फिर क्या निकल कर है कि नॉर्मल स्कीम वाले नॉर्मल जीएसटी कैसे पे करेंगे, मंथली बेस पर पे करेंगे, और मंथली की डेट क्या होगी, अगले महीने की 20 तारीख, और कुछ केस में 22 तारीख या 24 तारीख क्वार्टरली पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है। बट कंसेशनल स्कीम वाले हमेशा क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, और डेट क्या होती है, अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले उन्हें कंसेशनल टैक्स पे करना होगा अगर उन्होंने कॉम्पोजिट स्कीम लिया, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल कर है कि नॉर्मल स्कीम वाले जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाएंगे तो याद करो, या तो वो आईटीसी मतलब क्रेडिट लेजर यूज करेंगे, या वो क्या यूज करेंगे, कैश लेजर। बट कंसेशनल स्कीम वाले जब भी कंसेशनल टैक्स पे करने जाएंगे वो ऑलवेज कैश लेजर से ही पे करेंगे। रीजन, क्योंकि वहां पे आईटीसी मिलता ही नहीं है। अब अगर आईटीसी मिलता ही नहीं है तो आईटीसी लेजर का मतलब ही नहीं है, तो ऑलवेज फिर कैसे पेमेंट करेंगे, कैश लेजर से। उसके बाद फिर नॉर्मल स्कीम जो है, नॉन रेजिडेंट हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, ये सब लोग नॉर्मल स्कीम तो ले सकते हैं बट ये कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते। इट मींस अगर कोई एनआर है, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं बट ये कंसेशनल स्कीम नहीं ले पाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। अगला डिफरेंस फिर ये निकल के आता है कि नॉर्मल स्कीम वाले किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कंसेशनल स्कीम वाले टोटल मिला के 8 गुड्स ऐसे हैं जिनकी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अब 8 गुड्स हमारे कौन कौन से निकल के आते हैं, पहले 4 गुड्स तो हमारे पत्ती हैं। अब पत्ती में कौन कौन सा आएगा, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको और आइसक्रीम, और फिर 4 तरह की ब्रिक्स आती हैं। अब अगर 4 तरह की ब्रिक्स है और 4 हमारे ये वाले गुड्स हैं, टोटल मिला के 8 गुड्स ऐसे हैं। अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाह रहे हो और आप इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं हो। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप स्कीम ले सकते हो, मतलब अगर कोई पर्सन पान मसाला की ट्रेडिंग कर रहा है तो कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा। बट अगर वो इन 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर हो जाएगा। ये पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब इन 18 डिफरेंस के बाद 2 डिफरेंस हमने क्लास में और किए थे। अगला डिफरेंस मैंने कहा था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले होते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, जितने भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल स्कीम तो ले सकते हैं बट एक कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल नहीं होते। अगला डिफरेंस फिर ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान सप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं कॉम्पोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं नॉर्मल स्कीम ले सकता हूं। मतलब ना तो ऑनलाइन वेबसाइट वाले ले सकते हैं, और अगर कोई पर्सन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अगर सामान सप्लाई करना चाहता है तो वो पर्सन भी कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकता। ये पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया था। एक पॉइंट मैं तुम्हें एडिशनल और बता रहा हूं, अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाहते हो और आप नॉन टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर हो या एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करते हो तो भी तुम कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते, ठीक है ना। मतलब मान लो अल्कोहलिक लिकर हो गया, पेट्रोल हो गया, इट मीन्स जो भी आपके नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, अगर तुम उसमें डील करते हो तो कॉम्पोजिट स्कीम तुम नहीं ले सकते, कॉम्पोजिट स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है। ये पॉइंट भी यहाँ पे निकल के आता है।
अब ये सारे के सारे डिफरेंस निकलने के बाद ना हमें ये क्लियर होगा कि नॉर्मल स्कीम और कंसेशनल स्कीम में फ़र्क क्या होता है। बट एक बात मेरे को सोच के बताना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि हमारी दो स्कीम होती हैं, एक तो सेक्शन नंबर 10(1) में स्कीम होती है, ठीक है जी, और एक सेक्शन नंबर 10(1) 10(2), एक तो ये होती है, और एक सेक्शन नंबर 10(2)(a) के अंदर हमारी स्कीम निकल के आती है। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, याद करो सेक्शन नंबर 10(1) 10(2) की जो स्कीम होती है वो किन किन को मिलती है जी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2) की अगर आपको स्कीम लेनी है तो वो किन किन को मिलेगी। पहला यहाँ पे कौन कवर होगा, अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो। अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो तो आप 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो भी आप 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो। बट अगर आप अदर सर्विस दे रहे हो, अदर सर्विस मींस रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर अगर मैं कोई नॉर्मल सर्विस दे रहा हूं, फिर मैं 10(2)(a) में कवर हो जाऊंगा। ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का पक्का। अब एक बात मैं और बताऊं जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो एक पर्सन है, अब मान लो मैं आपके सामने हूं, अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं तो आपने कहा सर आप 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो, अच्छी बात है। फिर आपने बोला कि अगर मैं गुड्स का ट्रेडर हूं तो भी मैं 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकता हूं, अच्छी बात है। फिर आपने कहा सर अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो भी आप 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो, अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि अगर आप अदर सर्विस वाले हो, अदर सर्विस में रेस्टोरेंट सर्विस कवर नहीं होंगी, तो आप सिर्फ 10(2)(a) की स्कीम ले सकते हो। ये बातें अभी हमने कंप्लीट की हैं। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट हमने क्लास में और कंप्लीट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। अब मैंने कहा था कि अगर मैं इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा हूं और इन तीनों के साथ में थोड़ी सी भी सर्विस देना चाहता हूं तो वो सर्विस देना भी गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, इसकी केस में नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो, साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो, साथ में थोड़ी सर्विस देना चाहते हो, तो मार्जिनल सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा रखी थी। अब वो लिमिट क्या थी, जितनी भी आपकी टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका 10% और 5 लाख इनमें से हायर जो होगा उतनी तक सर्विस तुम करंट ईयर में अलाउड हम कर देंगे। ये बात लिखी थी सेक्शन नंबर 10(1) की जो प्रोविजो निकल कर आती है उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर आप इनके साथ में सर्विस की सप्लाई करना चाहते हो वो अलाउड है, बट कितनी अलाउड है, जितनी भी तुम्हारी टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख रुपए विच एवरेज हायर। मतलब क्रक्स क्या निकल कर कि 5 लाख रुपए तक की तो कम से कम तुम सर्विस दे ही सकते हो, और 15 लाख रुपए आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है। अच्छा, 15 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर मेरी 150 लाख तक होगी। अब अगर मान लो 150 लाख भी है तो 150 लाख का 10% कितना बन गया, 15 लाख। तो मतलब 15 लाख से ऊपर की मैं सर्विस करंट ईयर में नहीं दे पाऊंगा, और कम से कम 5 लाख तक की सर्विस मैं दे सकता हूं। ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चा कह रहा है सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें अच्छे से याद हो रखा है। आप हमें ये बताओ, आपने ना हमें जो टैक्स रेट बताए थे ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब सुनो ध्यान से, आपके टैक्स रेट में क्या क्या आते हैं जी। अब यहां पे अगर मैं टैक्स रेट की बात करता हूं, अब एक बार यहां पे चेक करना टैक्स रेट कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे, एक बार देख लेते हैं। इधर देखो ध्यान से, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो। अब अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो रेट लगेगा 1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST, और किसका लगेगा 1% ऑफ टर्नओवर। मैं दोबारा बोलूंगा, टैक्सेबल टर्नओवर नहीं। अभी हम चेक करेंगे टर्नओवर में क्या क्या लेंगे, बट अभी इतनी बात ध्यान देना कि अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो 1% हम लेके चलेंगे टर्नओवर का, 1% टैक्सेबल टर्नओवर का नहीं आएगा मैन्युफैक्चरर वाले केस में। फिर सेकंड गवर्नमेंट करेगी अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो 5% हम लेंगे, किसका लेंगे, टर्नओवर। यहां पर भी टर्नओवर है, यहां पर भी टैक्सेबल की बात नहीं कर रहे। फिर अगर तुम अदर्स में कवर हो, अच्छा बताओगे अदर्स में कौन कौन कवर हो गया जी। अगर मेरी क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है, मेरे को ये बता दे अदर्स में कौन कौन कवर हो गया जी। जल्दी बोलो फटाफट से, अदर्स में कौन कौन कवर हो गया। भाई मैन्युफैक्चरर यहां पे कवर हो गए, रेस्टोरेंट सर्विस वाले यहां पे कवर हो गए। अदर्स में कौन आ गया, ना 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 ना, गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अदर्स में कौन कवर होगा, या तो यहां पे ट्रेडर कवर हो जाएंगे, या तो यहां पे ट्रेडर कवर होंगे, या इन तीनों के साथ में जो अदर सर्विस दे रहे होंगे वो भी यहां पे कवर हो जाएंगे। और हेलो भाई साहब, अदर सर्विस वो 10(2)(a) वाली नहीं, जो 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर वाली सर्विस है, वो सर्विस की बात यहां पे हो रही है। मतलब या तो मैं ट्रेडर हूं, या तो मैं ट्रेडर हूं, या अगर मैं अदर सर्विस दे रहा हूं उन तीनों के साथ, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही 1% रेट एप्लीकेबल होगा, और वो टैक्सेबल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल होगा, टोटल टर्नओवर नहीं है। मैं तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया गाबा सर आपको, इधर आओ,
एक बात मेरे को बताओ, तुम पेपर में गलती करके आओगे? मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम पेपर में गलती करके आओगे अगर क्वेश्चन बनेगा मैन्युफैक्चरर का, तो 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मींस टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों लेनी है। रेस्टोरेंट वाले में टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों लेनी है। जब क्वेश्चन बनेगा ट्रेडर का तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेनी है। अगर क्वेश्चन बनेगा तुम अदर सर्विस दे रहे हो, उन तीनों के साथ में सिर्फ आपको टैक्सेबल सप्लाई लेनी है। सर फिर जो हमारा अदर सर्विस वाला केस है, तो अगर आप अदर सर्विस में कवर होते हो तो आप 10(2)A में कवर हो, उस केस में 6% रेट एप्लीकेबल होगा, और वो भी टर्नओवर का, वहां पर भी टैक्सेबल आपको नहीं लेनी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको इस रेट में कोई डाउट तो नहीं है? मेरे को ये बताओ जी, सारे बच्चे बताओ, क्या आपको इस रेट में कोई डाउट तो नहीं है? हेलो भाई साहब, रेट बिल्कुल क्लियर है ना? देखो अगर रेट में डाउट है ना, फिर तो काम ही खत्म हो गया। एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो जी। मैन्युफैक्चरर वाले केस में 1% ऑफ टर्नओवर, उसके बाद रेस्टोरेंट वाले केस में 5% ऑफ टर्नओवर, ट्रेडर वाले केस में 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अदर सर्विस अगर उन तीनों के साथ में सर्विस दे रहा हूं 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और जो अदर सर्विस सेक्शन 10(2)A वाली अगर मैं दे रहा हूं तो वहां पर 6% हम लेके चलेंगे। 6% किसका? टर्नओवर का। गाबा सर अदर्स वाला एक बार रिपीट कर दो। ओके मेरे बच्चे, आशिमा मैं ये कह रहा हूं, जैसे एक बात बताओ, आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, आप गुड्स के मान लो ट्रेडर हो, आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो, तो इसमें 1% है, इसमें भी 1% है, इसमें 5% है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ 1% टर्नओवर का, यहाँ 1% टैक्सेबल सप्लाई का, यहाँ 5% टर्नओवर का, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब याद करो मैंने क्या कहा था, इन तीनों के साथ में तुम मार्जिनल सर्विस भी दे सकते हो। कितनी दे सकते हो? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अब जो ये तुम सर्विस दे रहे हो, इस सर्विस पर भी तो करंट ईयर में रेट लगेगा ना, तो गवर्नमेंट ने कहा जो ये तुम सर्विस दे रहे हो तो ये तुम्हें सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेनी है, इसका भी 1% तुम्हें टैक्सेबल पे करना पड़ेगा, ये उसकी बात कर रहा है। अच्छा, तो सर क्या ये वो सर्विस की बात नहीं कर रहा जो 10(2)A में कवर है? ना 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 ना, जो 10(2)A में सर्विस कवर है उसमें रेट 6% है, और वो 6% जो है वो टर्नओवर का है, वहां पे टैक्सेबल सप्लाई हमें नहीं लेनी, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो ना है? चलो, अब बच्चा कह रहा है सर ये तो हमें समझ में आ गया, अब थोड़ा सा ना आप हमें ये बताओ, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो दिक्कत आती है, हमें टर्नओवर कैसे निकालनी है। अब बहुत ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं टर्नओवर की बात करूंगा तो सारे के सारे बच्चे सुने ध्यान से, देखो यहाँ पे कैच, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है आपके ना, ये 2 साल है। हेलो भाई साहब इधर देखो, आपके 2 साल हैं, अब ये 2 साल हैं, एक तो आपका हो गया प्रीवियस ईयर, एक आपका हो गया यहाँ पे करंट ईयर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो ये अगर तुम 10(1) 10(2) में कवर हो, तो पिछले साल अगर तुम्हारी टर्नओवर 150 लाख तक थी, तो करंट ईयर में 150 लाख पर कंसेशनल टैक्स लग जाएगा। अच्छी बात है। अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो, तो पिछले साल 75 लाख तक थी, तो करंट ईयर में 75 लाख पे कंसेशनल टैक्स लग जाएगा। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या क्या कवर होती है जी? याद करो, टोटल मिला के 8 स्टेट ऐसी हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर होती हैं। 8 स्टेट कौन कौन सी निकल के आ रही हैं? आपको मैंने याद भी करवाई थी, कौन कौन सी? मैंने कहा था और यहां पे फिर क्या लिखेंगे? नस्ट। एक बार नाम बोल दो क्या क्या आ रहे हैं जी, एक बार नाम बोलो फटाफट से, नाम क्या क्या था जी? उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और फिर यहां पे क्या था? त्रिपुरा। इन 8 स्टेट में 75 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर मैं 10(2)A में कवर होता हूं, तो चाहे तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर हो, चाहे तुम नॉर्मल स्टेट में कवर हो, गवर्नमेंट ने कहा था पिछले साल की टर्नओवर अगर 50 लाख तक होगी, तो करंट ईयर में 50 लाख पर तुम्हारा कंसेशनल टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कंसेशनल टैक्स क्या है वो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैन्युफैक्चरर वाले केस में 1% है, ट्रेडर वाले केस के अंदर भी 1% है, रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर 5% है, अदर सर्विस वाले केस में 1% है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसे ही 75 लाख के अंदर भी अगर मैन्युफैक्चरर 1%, ट्रेडर में 1%, फिर रेस्टोरेंट वाले केस में 5%, अदर सर्विस वाले केस में 1%। फिर अभी हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरर में 1% टर्नओवर का, ट्रेडर में 1% टैक्सेबल सप्लाई, रेस्टोरेंट के अंदर 5% टर्नओवर का, और अदर सर्विस में 1% टैक्सेबल सप्लाई। ये बातें हमने कंप्लीट की है। फिर अगर मैं 10(2)A की बात करूंगा, यहां पे कंसेशनल टैक्स एक ही लगेगा 6%, वो भी किसका लगेगा? टर्नओवर का। अब इस बातों में क्लेश नहीं है, मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि जो हमें पिछले साल की टर्नओवर निकालनी है, उस टर्नओवर में हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना, और जब हम करंट ईयर की टर्नओवर निकालेंगे, उस टर्नओवर में क्या हमें लेना है और क्या हमें नहीं लेना। अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई तो 5 नंबर आज हमारे पक्के हो गए, बस ये पर ध्यान दो। मैं रिवीजन बहुत फास्ट करा रहा हूं, उसका मुझे आइडिया है, मुझे अनुभव है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, बट अगेन आपसे सॉरी फील करूंगा, क्योंकि अगर मैं भी स्लो चलूंगा ना
तो जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं मुझे गालियां निकाल लेंगे। मैं स्लो चलूंगा, जब एग्जाम ओरिएंटेड बैच लूंगा तो बहुत आराम से बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेंगे। बट अभी के लिए एक बार थोड़ा सा मेरे को स्पीड पकड़ने दो, क्योंकि हमें 2 चैप्टर आज कवर करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा कह रहा है सर ये 2 तरह की टर्नओवर हमें निकालनी है, एक टर्नओवर हमें ये निकालनी है, एक टर्नओवर जो है हमें ये निकालनी है। तो पहले आप हमें ये बताओ, पिछले साल की टर्नओवर जो हमें निकालनी होती है, तो पिछले साल की टर्नओवर में हम क्या लेते हैं? तो पहली बात तो सारे बच्चे ये सुन लो जी, जब भी तुम पिछले साल की टर्नओवर निकालोगे, हेलो भाई साहब, जब भी तुम पिछले साल की टर्नओवर निकालोगे, सबसे पहली बात तुम्हें सिर्फ यहां पे आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, तुम्हें कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं लेनी, क्योंकि टर्नओवर का मतलब होता है जो सप्लाई मैंने की है। अब जो सप्लाई मैं करता हूं वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई होती है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब नहीं है। अब बच्चा कह रहा है कि अगर हमें आउटवर्ड सप्लाई लेनी है तो कौन सी लेनी है? सुनो ध्यान से, जब भी तुम पिछले साल के टर्नओवर निकालोगे, तुम्हें हर तरह की आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, चाहे वो नील रेटेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट वाली हो, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो, वट एवर। या मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, तुम्हारी किसी भी तरह की आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज, चाहे रिवर्स चार्ज, चाहे नील रेटेड, चाहे एग्जम्प्टेड, चाहे एक्सपोर्ट, चाहे इंटर स्टेट, जितनी भी तुम्हें आउटवर्ड सप्लाई दी है ना, तुम्हें सारी की सारी लेके चलनी है। बस ये पर ध्यान दो, बस तुम ये ध्यान रख लो तुम्हें क्या नहीं लेना। सबसे पहला, तुम्हें कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं लेनी, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज वाली हो। इनवर्ड सप्लाई का मतलब ही नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि इनवर्ड सप्लाई परचेज होती है, हमें यहां पे सेल लेनी है, तो इनवर्ड सप्लाई हमें कोई भी नहीं लेनी, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज वाली हो, इनवर्ड सप्लाई हमें नहीं लेनी। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी और सेस तुम्हें नहीं लेने। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला? जीएसटी और सेस हमें नहीं लेने। तीसरा, फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, तीसरा जो आपके इंटरेस्ट और डिस्काउंट है वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। याद करो, जब हमने एग्जामिशन वाला चैप्टर किया था, वहां पे मुझे याद है एंट्री नंबर 27 में इंटरेस्ट और डिस्काउंट मैंने कहा था एग्जम्प्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट ने वो यहां से बाहर निकाले। सारी एग्जम्प्टेड सप्लाई तुम्हें लेनी है, एग्जम्प्टेड सप्लाई बाहर नहीं की, सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं लेने। मतलब इन तीनों को छोड़कर जो भी तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई होगी ना, वो सारी ले डालना, आंखें बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे ना मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा पक्का, और उसमें पता क्या होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं उसमें वो कई बार क्या करते हैं, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी दे देते हैं। वो कहते हैं जी मान लो एक बंदा है, जैसे वो गुड्स का सप्लायर है, ये साथ में ना पेट्रोल की सप्लाई भी करता है। अब बच्चा कहता है गाबा सर पेट्रोल की सप्लाई तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है ना, उस पर तो जीएसटी नहीं है। बिल्कुल जीएसटी नहीं है, तो क्या वो भी हमें एग्रीगेट टर्नओवर में लेनी है? 100% लेनी है। हेलो भाई साहब, 100% लेनी है। जब मैंने बोला एग्जम्प्टेड सप्लाई भी लेनी है, तो एग्जम्प्टेड इंक्लूड्स नील रेटेड, एग्जम्प्टेड इंक्लूड्स 100% एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जब मैंने कह दिया, एक बार जब कह दिया, तुम्हें सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, इन तीनों को छोड़कर तो बात ही खत्म हो गई ना। चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो इंटर स्टेट वाली हो, भाई कोई भी हो, क्यों तुम कंफ्यूज हो रहे हो? और अगर मान लो एग्जाम के अंदर उंगली मार बच्चे बैठे हैं, अगर एग्जाम के अंदर उंगली मार बच्चे, समझ गए ना उंगली मार कौन? जो अगले पिछले वाले होते हैं, उनकी उंगली तोड़ देना, उनको बोल देना निकल बाहर यहां से। सिंपल सा फंडा बस ये निकल कर रहा है, हमें सारी आउटवर्ड सप्लाई ली है, सारी की सारी, बस ये 3 पॉइंट हमें नहीं लेने, बस ये पर ध्यान दो। क्या आप, हाँ सर हम बहक, हम बहु बहु हो जाते हैं पेट्रोल को देख के। हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, तुम सेंटी हो जाओगे, हम भावुक, हाँ तुम भावुक हो जाओगे, मुझे पता है, मुझे पता है। उंगली मार बच्चों को बाहर निकाल देना, सिंपल सी बात है। मैं सही बता रहा हूं सर, तुम्हारे एग्जाम से मैं जो आधे बच्चों के फेल होने का रीजन पता क्या होता है? उंगली मार बच्चे। ये उंगली मार बच्चे हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हैं, हर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी हैं, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे साथ भी हैं, मे बी वो आगे वाले हैं पीछे वाले हैं। तुम इतना बढ़िया क्वेश्चन कर रहे होते हो, उंगली आती है साइड से, उई भाई अगले का आंसर क्या लिखा, भाई मेरा 50, मेरा 40, आपके दिमाग में कंफ्यूज। ये उंगली मार बस उंगली मार बच्चों से जो बच गया ना, उसके एग्जाम निकल गए। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा उंगली मार, मैं कह रहा हूं उंगलियां तोड़ दो उसकी, तोड़ दो उनकी उंगलियां। भाई क्या निकल यार, यहाँ दिमाग मत खराब कर, हमारे एग्जाम देने भाई, हमने पास होना है यार, भगवान का वास्ता प्लीज यार ये काम मत कर। तो ये बहुत ध्यान से मैं कहना हूं, क्योंकि वो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देंगे, वो खुद का तो गलत करेंगे, तुम्हारा भी गलत करवाएंगे और तुम सही कर रहे होंगे। तो सिंपल सा फंडा बस क्या निकल के आ रहा है, सिंपल फंडा बस ये निकल के आ रहा है कि हमें सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, इन 3 सप्लाई को छोड़कर। बस ये बात ध्यान दो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो अब ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पिछले साल में सारी टर्नओवर लेनी है। कौन कौन सी नहीं लेनी, एक बार दोबारा बोलो, कौन कौन सी नहीं लेनी? हेलो भाई साहब, कौन कौन सी नहीं लेनी? पहला, इनवर्ट सप्लाई नहीं लेनी, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो। दूसरा, जीएसटी और सेस हमें नहीं लेना। तीसरा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट हमें नहीं लेना। हमें सारी सप्लाई लेके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो। ये बात हमने यहाँ पे कंप्लीट की। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, अब एक बार आओ, अब करंट ईयर में आओ। वैसे आपका ना एक डाउट आया नहीं, रेगुलर बैच वाले बच्चों का डाउट नहीं आया तो बात समझ में आती है, बट जो रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं है तो शायद उनका डाउट आ जाना चाहिए था। आपका डाउट ये आना चाहिए था, यार गाबा सर आपको पढ़ाना भी आता नहीं आता, या वैसे आके बैठ जाते हो? मैं कह यार ऐसा तो नहीं है, कई साल से टैक्सी पढ़ा रहा हूँ यार। सर बट एक बात मेरे को बताओ ना यार, आप कह रहे हो कि इंटर स्टेट सप्लाई लोगे, तो इंटर स्टेट सप्लाई क्यों लोगे गाबा सर? कॉम्पोजिट वाले तो इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते, बस यही डाउट आपका मेन डाउट है। तो एक बात अब कान खोल के सुन लो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पिछले साल की टर्नओवर निकाल रहा हूं। पिछले साल की टर्नओवर ये डिसाइड करवाती है मुझे स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब मैं स्कीम ले लूंगा उसके बाद मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अभी तो मुझे स्कीम लेनी है ना मेरे बच्चे, ये तो पिछले साल की टर्नओवर है। तो पिछले साल की जब मैं टर्नओवर निकालूंगा तो उस टाइम तो मैंने मे बी स्कीम ना ली हो, और अगर मैंने नहीं ली, क्या तो मैं दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने ये थोड़ा कहा है कि तू कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा होगा तो स्कीम मिलेगी नहीं। आंसर इज नो। गवर्नमेंट कह रही कि अगर तूने कंसेशनल स्कीम ले ली है उसके बाद तू इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, उससे पहले तो कर ही सकता है ना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि यहां पे हमें सारी सप्लाई लेके चलनी है। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई भी हमें दी है तो भी हमारी टर्नओवर में कवर होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब यहां पे आ जाओ जी, अब यहां पे आओ, अब बात करते हैं करंट ईयर की। अब सबसे पहले सारे बच्चे बताओ, जब मैंने करंट ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ले ली तो सारे बच्चे बोल दो, क्या मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई लूंगा या इंटर स्टेट सप्लाई लूंगा? पहले तुमको ये बताओ, अगर मैंने करंट ईयर में स्कीम ले ली है, अगर मैंने करंट ईयर में स्कीम ले ली है तो मैं इंट्रा लूंगा या इंटर लूंगा? मैं इंटर तो कर ही नहीं सकता। हेलो भाई साहब, इधर मैं इंटर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद तो इंटर अलाउड ही नहीं है। होगी सिर्फ कौन सी? इंट्रा। क्योंकि अगर मैं इंटर करूंगा मैं स्कीम से ही नहीं बाहर आ जाऊंगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है, करंट ईयर में सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात होगी, इंटर की बात नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से। अब पहली बात ये क्लियर हो गया कि करंट ईयर में सिर्फ हमें इंट्रा स्टेट सप्लाई लेनी है, इंटर नहीं लेनी। अब इंट्रा में कौन कौन सी लेनी है? तो गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, अगर तू मैन्युफैक्चरर है गुड्स का तो मेरे बेटे टैक्सेबल प्लस में एग्जम्प्टेड दोनों ले लियो। अगर तू मैन्युफैक्चरर है, टैक्सेबल प्लस में एग्जम्प्टेड दोनों ले लियो। ठीक है। उसके बाद अगर तू ट्रेडर है तो सिर्फ तू टैक्सेबल सप्लाई ले लियो। अगर तू रेस्टोरेंट सर्विस वाला है तो फिर यहां पे तू टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड दोनों ले लियो। और फिर अगर तू अदर सर्विस वाला है, मतलब इन तीनों के साथ में कोई सर्विस दे रहा है, तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ले लियो। और अगर तू अदर सर्विस वाला है, 10(2)A वाला है, तो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों ले लियो। और जो भी ये तेरी टर्नओवर होगी इन सब में तुझे क्या नहीं लेना? एक तो जीएसटी और सेस यहां पर भी नहीं लेने, इंटरेस्ट और डिस्काउंट यहां पर भी नहीं लेना, और अगर कोई इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है वो नहीं लेनी। रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान दे, इनवर्ट सप्लाई तो बेटे तुम्हें लेनी ही क्यों है? क्यों हम इनवर्ट सप्लाई के पीछे पड़ गए, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। इनवर्ट सप्लाई हमें ना पिछले साल लेनी है ना अगले साल लेनी है, इनवर्ट सप्लाई हमें कभी भी नहीं लेनी, बस ये पर ध्यान दो। और जीएसटी सेस बाहर निकाल दो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट बाहर निकाल दो, ये तुम्हारी करंट ईयर की टर्नओवर निकल के आएगी, बस ये बात खत्म होती है। अब देखो याद करो, मैंने तुम्हें क्लास में, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा होगा नहीं होगा, मैंने तुम्हें क्लास में एक बहुत बढ़िया डायग्राम जबरदस्त वाला बनवाया था। एक बार मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, सारे हमने क्वेश्चन क्लास में किए थे। तो मेन 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 जो मुझे आपको डायग्राम दिखाना है, ये लो, ये देखो कितना बड़ा डायग्राम था। देखो अब यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लो फटाफट से, एक बार दोबारा चेक करो। देखो यहाँ पे गुड्स के मैन्युफैक्चरर वाले केस में करंट ईयर में टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों का 1%, फिर ट्रेडर वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का 1%, फिर रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों का 5%, फिर अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं साथ में अदर सर्विस दे रहा हूं तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों का 1%, अदर सर्विस वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का 1% लेंगे। अगर मैं गुड्स का ट्रेडर हूं साथ में अदर सर्विस दे रहा हूं तो दोनों केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का ही 1% लेंगे। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं तो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों का 5% और अदर सर्विस वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का 1% लेंगे। और अगर मैं 10(2)A की बात कर रहा हूं तो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों को मिलाकर 6% हम टर्नओवर निकालेंगे। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, बस ये बात ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है?
लॉक कर सकता हूं इस बात को मैं, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से अब यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब बस एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कुछ रह ना जाए। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो जी, देखो जी गुड्स नोटिफाइड कौन कौन से हैं, तो मैंने वही बोला, एक तो वही आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, उसके बाद फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ये ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थन बिल्डिंग ब्रिक्स, मतलब ऑलमोस्ट सारी तरह की ब्रिक्स यहाँ पे कवर होती हैं। इन सब केस में अगर तुम इसके मैन्युफैक्चरर हो, तुम कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे, बस ये पर ध्यान दो। अब अगला पॉइंट चेक करो नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट हमने यहाँ पे, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कोई भी पॉइंट हमारा बैलेंस नहीं है। ये भी पॉइंट बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और अगर आप रिवर्स चार्ज में कवर, आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद हाँ एक पॉइंट और जी, एक पॉइंट और। अब एक बात सर, नोटिफाइड गुड्स के ट्रेडर ले सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल रोहन, ओए रोही, ले सकते हैं मेरे बच्चे, ले, अगर तुम ट्रेडर हो ना उसके तो स्कीम ले सकते हो। सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मना किया मेरे बच्चे, अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो मना किया है, ट्रेडर वाले केस में कोई मना नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, नेट बंद हो गया क्या? एक बार बताना मेरे को, मेरी क्लास चल रही है? हाँ चल रही है, यहाँ पे कैसे बंद हो गया? चलो जी, अब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ नवीन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक पक्का पक्का लॉक कर सकता हूँ नहीं? अब सुनो, दो तीन पॉइंट हमारे और बचे हैं। अब अगला पॉइंट मेरा ये बचा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं हूं, अब सेम पेन मेरा, मेरे 4 ऑफिस हैं। इधर देख लो ना यार, 1 घंटे खेलने के लिए आता हूँ, सिर्फ 1 घंटे की बात है, 1 घंटे भी तुम मुझे देख नहीं सकते क्या? 1 घंटे मेरे को झेल लो यार। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब मान लो मैं हूं, अब मेरे सेम पेन में, मेरे पैन कार्ड से मेरे 4 ऑफिस हैं। अब एक हरियाणा में है, एक मान लो पंजाब में है, एक मान लो यूपी में है, और एक मान लो बिहार में है। मैं चाहता हूं मैं 2 के लिए स्कीम ले लूं और 2 के लिए मैं स्कीम ना लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बताओ ना मेरे बच्चों, कि 2 के लिए स्कीम ले लूं और 2 के लिए स्कीम ना लूं, क्या ये पॉसिबल है? या अगर स्कीम लेनी है तो चारों के लिए मिलेगी, और अगर नहीं लेनी तो किसी के लिए भी नहीं मिलेगी? बताओ जी, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, फटाफट से बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी बोलो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आंसर इज नो। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर स्कीम लेनी है तो सबको एक साथ मिलेगी, और अगर स्कीम छोड़नी है तो सबको एक साथ ही छोड़नी पड़ेगी। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि तू ले ले और तू मत ले, अगर सेम पेन में जितने ब्रांचेस होंगे उन सबको स्कीम एक साथ मिलेगी, और अगर छोड़नी है तो सबको स्कीम एक साथ छोड़नी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो ये बात वहीं पे यहाँ पे लिखी है कि अगर आप सेम पेन में हो तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होंगे सबको स्कीम एक साथ में लेनी है, अलग अलग तुम स्कीम नहीं ले सकते। ये बात क्लियर है? चलो एक बात मेरे को और बताओ जी, एक बात मेरे को और बताओ। अब मेरा अगला क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो मेरी एक 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 ब्रांच मेरी नॉर्मल स्टेट में है, अब और एक ब्रांच मेरी मान लो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है। अब नॉर्मल स्टेट में तो साहब 150 लाख की लिमिट होती है, स्पेशल स्टेट में साहब 75 लाख की लिमिट होती है। 2 ब्रांचेस मेरी हैं और सेम पैन के अंदर हैं, तो मैं एग्रीगेट अगर टर्नओवर निकालूंगा तो 150 लाख की लिमिट लेके चलूंगा या 75 लाख की लिमिट लेके चलूंगा? तो याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर एक स्पेशल में है और एक नॉर्मल स्टेट में है तो लिमिट जो हम लेके चलते हैं वो रिड्यूस वाली 75 लाख रुपए की लिमिट लेके चलते हैं, 150 लाख रुपए की लिमिट मेरी वेस्ट हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसमें से अगर क्वेश्चन बन गए, छोटे छोटे बच्चे, काफी सारे बच्चे गलती करके आते हैं, तो आपको हर पॉइंट पे ध्यान देना कि वो कहना क्या चाह रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक लास्ट पॉइंट और सुन लो, फिर ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट पैक हो जाएगा जी। अब एक लास्ट पॉइंट और सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन मेरे बच्चे ये निकल के आ रहा है, जैसे आ जाओ मेरे भिंडी कलर के बच्चों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, इधर देखो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन पता है क्या निकल के आ रहा है? क्वेश्चन मेरा ये निकल के आ रहा है, जैसे मान लो मैंने अभी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, पहले सारे बच्चे बताओ, अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या मैं स्टार्टिंग से कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं, यस या नो? पहले ये बताओ, जल्दी बोलो। अगर मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या मैं स्टार्टिंग से कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं, यस या नो? बिल्कुल ले सकता हूं जी, क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर मेरी नहीं होगी, नहीं का मतलब जीरो, और अगर जीरो है तो जीरो इज लेस देन 150 लाख, तो मैं पहले साल में कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं। अब सोच के बोलना,
अगर पहले साल में मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले रहा हूं तो क्या तुम सारी टर्नओवर पर कंसेशनल टैक्स लगा देते हो या कुछ एग्जम्प्ट भी करते हो? ये स्पेशल पॉइंट था यहां पर आपको मैंने बहुत टाइम लगाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या तुम करंट ईयर में सारी टर्नओवर पे कंसेशनल टैक्स लगा देते हो या कुछ एग्जम्प्ट भी करते हो? याद करो, मैंने कहा था कि स्टार्टिंग की जो रजिस्ट्रेशन की एग्जम्पशन लिमिट होती है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, वो डिपेंड करता है कि तुम हो कौन। पहले वो हम एग्जम्प्ट करते हैं, उसके बाद जो टर्नओवर होती है उस पर हम कंसेशनल टैक्स एप्लीकेबल करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो जी। आपको थोड़ा सा याद कराऊं 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 थोड़ा सा याद कराऊं, याद करवाता हूं। याद करो, मैंने कहा था कि अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं तो पिछले साल तो मेरी टर्नओवर है 0, तो करंट ईयर में 150 लाख तक मैं स्कीम ले सकता हूं। मान लो मेरी इस साल की टर्नओवर जो है फॉर एग्जांपल 160 लाख हुई है, तो फिर हम क्या करते थे, 160 लाख के दो टुकड़े करते थे। कौन कौन से? 150 लाख अलग, 10 लाख अलग। तो 10 लाख पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। फिर मैं बोलता था 150 लाख के भी दो टुकड़े करो, कि स्टार्टिंग के 40 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है और 110 लाख पे कंसेशनल टैक्स लगेगा। इस 40 लाख पे ना तो जीएसटी ना कंसेशनल टैक्स। ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? क्या आप मेरी बात से इस बात को एग्री करते हो? क्या आपको याद है ये सारी बातें हमने क्लास में की थी? पक्का पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें हमने कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर की थी। एक बार याद कर लेता हूं, कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया। एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये हो गया। और फिर ये वाला पॉइंट भी मैंने रिपीट कर दिया। फिर स्कीम लेनी है तो एक साथ लेनी है, छोड़नी है तो एक साथ छोड़नी है, ये पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, एक पॉइंट मेरा और रह गया, एक पॉइंट मेरे बच्चे और रह गया। एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये मेरा पिछला साल है, ये मेरा अगला साल है। पिछले साल की टर्नओवर मेरी फॉर एग्जांपल 100 लाख है। तो अगर पिछले साल की टर्नओवर 100 लाख है तो मेरे को बताना, क्या मैं करंट ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं? अभी फॉर्म नंबर की बात करते हैं वंशिका, उसकी बात भी करते हैं। अभी उसकी बात करते हैं। अगर पिछले साल की टर्नओवर मेरी 100 लाख रुपए है तो क्या मैं करंट ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं जी। अच्छा, अगर मैंने करंट ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ली है तो कहां तक मिलेगी? 150 लाख तक मिलेगी। मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरी 150 लाख रुपए की टर्नओवर यहां पे क्रॉस हो गई है तो क्या अब ये स्कीम साल के एंड तक चलेगी, या जहां मेरी 150 लाख रुपए की टर्नओवर क्रॉस हुई उसके बाद से ये स्कीम खत्म हो जाएगी? सोच के बोलना। मेरी 150 लाख की टर्नओवर यहां पे मेरी क्रॉस हुई है तो क्या अगली सप्लाई पर अब कंसेशनल टैक्स ही लगेगा या अगली सप्लाई पर अब जीएसटी लगेगा? तो अगली सप्लाई पर अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि स्कीम अगर तुम्हारी 150 लाख की टर्नओवर बीच में ही क्रॉस हो गई है तो वहीं उसी टाइम से तुम्हारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। साल के एंड तक तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, एक बात मेरे को और बताओ यार, युगांश यार तुम बताओ यार, तुम मेरे को रिप्लाई नहीं करते यार, तुम मेरे को रिप्लाई ना 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 मेरे बच्चे तुम रिप्लाई करो। युगांश एक बात बताओ, अगर तुम्हें स्कीम छोड़नी है, मान लो तुम कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठे हो, तुम उसको छोड़ना चाहते हो, तो क्या वो स्कीम तुम्हें साल के स्टार्टिंग में छोड़नी पड़ेगी या तुम बीच में कभी भी स्कीम छोड़ सकते हो? अगर तुम्हें कॉम्पोजिट स्कीम छोड़नी है तो क्या तुम बीच में कभी भी स्कीम छोड़ सकते हो क्या? यस, आंसर इज यस। पर अगर तुम्हें कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है तो बीच में तुम्हें कॉम्पोजिट स्कीम नहीं मिलेगी, लेनी है तो साल के स्टार्टिंग से मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो ये लाइन भी मैंने आपको याद करवाई थी। याद करो, एक लाइन आपको मैंने क्लास में लिखवाई थी कि अगर स्कीम लेनी है तो साल के स्टार्टिंग से मिलेगी, छोड़ कभी भी सकते हो। मतलब लेनी है तो 1 अप्रैल से मिलेगी, तुम स्कीम छोड़ कभी भी सकते हो, बस ये पता है। स्कीम छोड़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर लेनी है तो 1 अप्रैल से लेनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। और फिर यहाँ पे आई थिंक थोड़े से फॉर्म नंबर हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं। अब फॉर्म नंबर हमारे कहाँ पर हैं? ये पूरा डायग्राम था, आपको मैंने दिया था जी। अब एक बार देखो, ये फॉर्म नंबर आपके ये रिच। अब फॉर्म नंबर कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? अगर किसी पर्सन ने फ्रेश करवाना है रजिस्ट्रेशन, मतलब फ्रेश का मतलब कि स्टार्टिंग से उसने कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है, पहले वो अनरजिस्टर्ड है, अब वो होना चाह रहा है रजिस्टर्ड और स्टार्टिंग से कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाह रहा है, तो फॉर्म भरना पड़ेगा जीएसटी REC 01, उसका पार्ट नंबर B, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर वो नॉर्मल से कॉम्पोजिट स्कीम से जाना चाह रहा है, मतलब पहले वो नॉर्मल में था अब वो कॉम्पोजिट स्कीम में जाना चाह रहा है, तो फॉर्म भरेगा GST CMP 02, ये फॉर्म नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर स्कीम विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ में 2 केस होंगे। ऑटो विड्रॉल, ऑटो विड्रॉल मतलब क्या हो गया? आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, आपकी लिमिट क्रॉस हो गई तो स्कीम से बाहर आ गए। या वॉलंटली, आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई बट आप कह रहे हो कि मेरे को स्कीम लेनी नहीं है, मेरे को स्कीम छोड़नी है, तो फिर फॉर्म नंबर बनना पड़ेगा GST CMP 04, इन दोनों केस में।
फिर अगर डिपार्टमेंट तुम्हें स्कीम से बाहर निकाल रहा है, तुमने कोई कंडीशन ब्रेक कर दी है, तो डिपार्टमेंट पहले शोकॉज नोटिस भेजेगा सीएमपी 05 के अंदर, तुम रिप्लाई करोगे जीएसटी सीएमपी 06 के अंदर, और फिर डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा जीएसटी सीएमपी 07 के अंदर। ये सारे फॉर्म नंबर निकल के आते हैं। और फिर जो हम कंसेशनल टैक्स पे करते हैं उसका फॉर्म नंबर होता है जीएसटी सीएमपी 08, ये पेमेंट का होता है जी। ये आपके सारे के सारे फॉर्म नंबर है इस चैप्टर के अंदर, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात, सर फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, वंशिका याद हो जाए तो अच्छी बात है, कहे हम क्यों छोड़ के जाएं, हम सारा करके जाए ना, आए ना आए वो पेपर वालों पे छोड़ दो ना मेरे बच्चों, ठीक है, हमें तो सारा करके जाना है। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो। चलो फिर ठीक है जी, आ जाओ फिर फटाफट से आओ जी। अब ये सारी की सारी बातें कंप्लीट होने के बाद तो अब जाके हमारी कॉम्पोजिट वाले सारी की सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो 40 मिनट हमारे ऑलमोस्ट लगे हैं इस चैप्टर की सुपर फास्ट रिवीजन करने में। जिस लेक्चर को खत्म करने में आई थिंक हमारे 6-6.25 घंटे लगे होंगे रेगुलर बैच के अंदर, उसको फाइनली हमने अपना खत्म कर लिया 40 मिनट के अंदर। बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और डिटेल में भी हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर, जब वहां पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है जी, चलो। हाँ रोहन, ऐसा सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा, ऐसा सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद तो फिर कोई 40 लाख रुपए एग्जाम नहीं होगा, फिर तो हमें स्टार्टिंग से कंसेशनल टैक्स पे करना है, बस ये बात, ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके चैप्टर हमारा क्या हो गया, स्वाहा ओम त्र्यंबकम कंपोजिट स्कीम, स्वाहा ओम त्र्यंबकम चैप्टर नंबर 1, स्वाहा ओम त्र्यंबकम सप्लाई का चैप्टर, स्वाहा। अब हम कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। आ जाओ फटाफट से टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर पर। इधर देखो ध्यान से, टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल सिंपल चैप्टर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का, ठीक है। इसके अंदर खास कुछ है ही नहीं, ठीक है जी, इसके अंदर खास कुछ है ही नहीं। आओ जी फटाफट से एक बार टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई के ना, टाइम ऑफ सप्लाई में याद करो मैंने कहा था कि टोटल मिला के आपके 3 सेक्शन होते हैं। एक तो होता है सेक्शन नंबर 12, एक होता है सेक्शन नंबर 13, एक होता है सेक्शन नंबर 14। हमें 2 ही सेक्शन डिस्कस करने हैं, एक हमें 12 डिस्कस करना है, एक हमें 13 डिस्कस करना है। एक हमें यहाँ पे 14 जो है वो सीए फाइनल के अंदर है, वो तुम्हारा सीए इंटर लेवल पे नहीं है। बट अगर कोई बच्चा सामने सीएस का बैठा है या सीएमए का बैठे हैं तो फिर उसमें सेक्शन नंबर 14 है। तो उसके लिए मेरा एक चैनल अलग से सीएस वाले बच्चों का एक्सक्लूसिवली है, वीजी स्टडी हब के नाम से। अगर आप वहां पे जाओगे तो सेक्शन नंबर 14 वहां पे आपको मिल जाएगा। बट अभी के लिए हम 12 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे, क्योंकि हमें सीए इंटर में 2 सेक्शन कवर है, एक तो 12 कवर है और एक 13 कवर है। ये दोनों सेक्शन हमें कंप्लीट करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, अगर मैं 12 की बात करता हूं, सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में, और सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ सर्विस वाले केस में। ये दोनों सेक्शन हमारे एप्लीकेबल होते हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? सर टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया किस दिन माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आती हैं। अब अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है तो 12 में टीओएस निकलेगा, अगर तुमने सर्विस की सप्लाई की है सेक्शन नंबर 13 में निकलेगा। तो 2 सेक्शन हमारे गुड्स का है 12 और सर्विस का है हमारा 13। अच्छा किसी को याद आ रहा है दोनों में टोटल मिला के कितने सब सेक्शन होते हैं? आप मेरे को बताओगे दोनों में टोटल मिला के हमारे सब सेक्शन कितने निकल के आते हैं? 2, ओ सॉरी 6 हमारे सब सेक्शन निकल के आते हैं। कौन कौन से निकल के आते हैं जी? एक तो मैंने कहा था यहाँ पे 12(1) आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे 12(2) होगा, एक यहाँ पे 12(3) होगा, एक यहाँ पे 12(4) है, एक यहाँ पे 12(5) है और एक यहाँ पे 12(6) है। ऐसे ही फिर यहाँ पे 13(1), यहाँ पे 13(2), यहाँ पे 13(3), यहाँ पे 13(4), यहाँ पे 13(5) और यहाँ पे 13(6। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि 1 तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि 1 ये बात कहता है कि तुम्हें पीओटी निकालना है। अगर तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तुम फर्दर प्रोविजन फॉलो कर लो, तुम्हारा पीओटी निकल के आ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि 12(4) 13(4) बिल्कुल सेम है, 12(5) 13(5) बिल्कुल सेम है, 12(6) 13(6) बिल्कुल सेम है। मतलब अगर हम एक बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों सेक्शन हमारे कवर हो जाएंगे। मेन फर्क जो निकल के आ रहा है वो 12(2), 12(3), 13(2), 13(3) में निकल के आ रहा है। अब याद करो सेक्शन नंबर 13(2) है ये फॉरवर्ड चार्ज का है, 13(3) जो है वो किसका है जी? वो रिवर्स चार्ज का है। ऐसे 12(2) जो है अगर तुम गुड्स की सप्लाई कर रहे हो फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो तो वो 12(2) है। अगर तुम्हारी गुड्स की सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है तो उसका 12(3) है। तो ये सारी की सारी बातें बाइफरकेटेड हैं जिस तरह से हमें कंप्लीट करना है। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ रही। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं कि सर्विस वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा। अब याद करो सर्विस वाले केस में क्या निकल के आता है। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत याद आ रही हो
तो सर्विस वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि सबसे पहले ना आप सर्विस वाले केस में ये चेक करते हो कि आपका इनवॉइस जो है आपने विद इन टाइम इशू किया या नहीं किया। अच्छा, आप में से कोई बच्चा अगर सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, आप मेरे को बताओगे इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? इनवॉइस सर्विस वाले गुड्स वाले केस में नहीं, सर्विस वाले केस में। याद करो, सर्विस वाले केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट होती है नॉर्मल केस में 30 डेज, और बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी वाले केस में 45 दिन की लिमिट होती है। अब ये 30 दिन और 45 दिन की टाइम लिमिट जो हम काउंट करनी है वो कहां से काउंट करनी है? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, या मैं यूं कहूं फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, या मैं यूं कहूं फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई। मतलब डेट ऑफ सप्लाई वर्ड लिखा हो, डेट ऑफ कंप्लीशन वर्ड लिखा हो, या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई वर्ड लिखा हो, यहां से 30 दिन और 45 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इनवॉइस इशू करना होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर 30 दिन 45 दिन में आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो फिर तो पीओटी क्या निकल करेगा? इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर 30 दिन 45 दिन में तुम इनवॉइस इशू नहीं करते, फिर पीओटी क्या आता है? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो ये 2 पॉइंट आपके निकल के आते हैं। अब एक बार यहां पे चेक करना, देखो जी, अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा बताओगे डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की है वो, और जिस दिन बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ वो, इनमें से जो अर्लियर होगी ना वो तुम्हारी पेमेंट की डेट निकल कर आएगी। ये बातें हमने यहां पे कंप्लीट की थी। और अगर इनवॉइस आपका विद इन टाइम इशू नहीं हो रहा, उस केस में क्या होगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। अगेन पेमेंट का मतलब सेम ही है, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर, ये आपका पीओटी निकल के आता है। अब एक बच्चा ये बात कहता है, यार गाबा सर एक बात बताओ, आपने हमें यहाँ पे ना ये भी कहा था सर्विस वाले केस में कि कई बार क्या होता है भाई, जैसे सर्विस की ना एडवांस पेमेंट मिल जाती है। याद है आपको सर? ऐसा आपने कुछ कहा था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहता सर मुझे ना आपसे ना टैक्स पढ़ना है, तो आपका अगला बैच कब स्टार्ट होगा? मैं कहा भाई मेरा अगला बैच जो स्टार्ट होगा ना फॉर एग्जांपल मान लो मार्च में होगा। तो मान लो कई बच्चों ने कहा सर हम ना अभी बुकिंग करवा ले। मैं कहा करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने अगले बैच की अभी बुकिंग करवा ली, अभी वो सर्विस मुझे देनी है बट पैसा एडवांस में आ चुका है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ये एडवांस तेरे पास आया और एडवांस आया 1000 तक, तो फिर तो पीओटी अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब बाद में इस सर्विस का इनवॉइस इशू करेगा तो पीओटी तब आएगा। बट अगर तुझे अगली बार की सर्विस का एडवांस मिल चुका है और ये एडवांस 1000 से ज्यादा है, तो फिर सारी की सारी वैल्यू का पीओटी फिर अभी निकल कर आएगा डेट ऑफ पेमेंट। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात मेरे बच्चे क्या निकल के आ रही है? अगर एडवांस पेमेंट तुम्हें जो मिली है 1000 तक है तो पीओटी अभी नहीं है, पीओटी बाद में, डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर तुम्हारी एडवांस पेमेंट 1000 से ऊपर की है तो सारी की सारी वैल्यू का पीओटी अभी अभी हम कैलकुलेट करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट ही मेरा पीओटी बन जाएगी। ये सर्विस वाले केस में। क्या बात समझ में आ रही है जी? आपको दिखाता हूं, इन्होंने यहाँ पे एडवांस पेमेंट के बारे में लिखा होगा। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एडवांस पेमेंट के बारे में कहाँ लिखा है भाई तुमने? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे समरी दी हुई है, बट अगर आप डिटेल प्रोविजन चेक करोगे वहां पे एडवांस पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा कि 1000 तक एडवांस है तो पीओटी बनेगा बाद में, और अगर 1000 से ऊपर का एडवांस है तो सारी की सारी वैल्यू का पीओटी फिर हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें फॉरवर्ड चार्ज में निकल के आती हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये तो फॉरवर्ड चार्ज वाला केस हो गया। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या आता है। अब याद करो रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या निकल के आता है। पहले एक बात मेरे को बताओ, देखो अगली क्लास में, कल वाली क्लास में हमने रिवर्स चार्ज रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत बताई दो। और रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट है, रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट आई है जो आपके मॉड्यूल में नहीं दी थी, बट इन्होंने बाद में सप्लीमेंट जो इशू की है, जो स्टैच्यू अपडेट इशू की, उसके अंदर रिवर्स चार्ज में 2-3 अमेंडमेंट हैं। तो रिवर्स चार्ज में बट जो आपने किया वो तो है ही है, मतलब जो आपने किया वो बिल्कुल सही की है। उसके अलावा 1-2 एंट्री नई इंसर्ट हुई हैं। तो आप मेरे को बताओ रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी सर्विस आती है? चेक करता हूँ कि तुम्हें नाम याद भी है नहीं है। एक बार लिख के बताना रिवर्स चार्ज में कौन कौन सर्विस आती है। रिवर्स चार्ज में सर्विस कौन कौन सी आती है? सर रिवर्स चार्ज में एक तो एडवोकेट की सर्विस आती है, और एडवोकेट की स्पॉन्सरशिप की सर्विस आती है, जीटीए की सर्विस आती है, और इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस आती है, रिकवरी एजेंट की सर्विस आती है, कॉपीराइट की सर्विस आती है, सिक्योरिटी सर्विस आती है, और फिर यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस आती है, इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस आती है। सैकड़ों सर्विस आपकी, मतलब टोटल मिला के, याद करो मैंने कहा था कि टोटल मिला के 23 सर्विस के अप्रोक्सीमेट हमारी ऐसी हैं जो रिवर्स चार्ज के अंदर हमारी यहाँ पे कवर होती हैं। बट उसमें से कुछ सर्विस
हमारी सीए इंटर लेवल पे नहीं है, सीए फाइनल लेवल पर है, बट फिर भी हमने क्लास में एक बार सारी डिस्कस कर ली थी कि ये सर्विस ऐसी है जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है। अब अगर सर्विस, ओए इधर आओ, ये कौन है, इधर कंस्ट्रक्शन वाला, इधर कंस्ट्रक्शन की सर्विस रिवर्स चार्ज में कब से आ गई भाई? कंस्ट्रक्शन की सर्विस रिवर्स चार्ज में कहाँ आई है यार? वो तो बिल्डर की सर्विस है, रियल एस्टेट की सर्विस है। कंस्ट्रक्शन की सर्विस 9(4) में कवर है मेरे बच्चे, 9(3) की बात कर रहा हूं मैं अभी। चलो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, चलो मान लिया, ठीक है जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो भी सर्विस मेरी रिवर्स चार्ज में कवर होती है तो उसका पीओटी क्या निकल के आएगा? अब गवर्नमेंट करेगी अगर वो सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर है तो पीओटी निकल कर आएगा डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी है। मैंने तुम्हें क्लास में क्या याद करवाया था? मैंने तुम्हें क्लास में याद करवाया था कि अगर डेट ऑफ इनवॉइस जहां पे तुम्हारी है, अगर उसके 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ गई तो डेट ऑफ पेमेंट ही तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। मतलब इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर अगर तुम्हारी पेमेंट आ गई तो पीओटी पेमेंट ही तुम्हारा बन जाएगा। बट अगर पेमेंट तुम्हें 60 दिन में नहीं आई तो जहां पे 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा 61st डे, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये बातें रिवर्स चार्ज में निकल के आती हैं। अच्छी, क्या बात समझ में आ रही है जी? तो रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या निकल के आ रहा है? डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट का मतलब क्या होता है? बुक एंट्री और फिर बैंक क्रेडिट, नहीं, बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारी पेमेंट का मतलब बनेगा जी। ये सारी की सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। डन। अब ये रिवर्स चार्ज वाला हमारा केस यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से आओ जी, अगला फिर पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है वाउचर। अब देखो वाउचर वाले केस में था, वाउचर वाले केस में दो केस आते हैं, या तो वाउचर क्या होगा? आइडेंटिफिएबल होगा, या वाउचर क्या होगा? नॉट आइडेंटिफिएबल होगा। अब अगर मेरा वाउचर आइडेंटिफिएबल वाउचर है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ये मेरा पीओटी आएगा। और अगर वाउचर मेरा नॉट आइडेंटिफिएबल वाउचर है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर ये मेरा पीओटी आएगा। तो आइडेंटिफिएबल वाले केस में इशू की डेट बनेगी, और अगर वाउचर नॉट आइडेंटिफिएबल होगा तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर जो होगा ये मेरा पीओटी बनेगा। ये वाउचर वाले केस में निकल के आता है। फिर अगला केस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? रेसिडुअल केस, मतलब 12(5) और 13(5), इन दोनों में क्या निकल के आएगा? अब इन दोनों में दो केस मैंने कहा था कि अगर तुम रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तुम्हारा पीओटी है, और अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते फिर जिस दिन तुम टैक्स पे करोगे वो दिन तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, एक बार दोबारा बोलूंगा। अगर तुम रिटर्न भरते हो तो रिटर्न फाइल करने की डेट बनेगा, और अगर तुम रिटर्न नहीं भरते तो फिर जिस दिन भी तुम टैक्स पे करोगे वो दिन जो होगा वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये बात आपकी यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है जी। फिर लास्ट में 12(6) और 13(6), इसके अंदर तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, जो एक कंसीडरेशन तुम देते हो, तो जब ये कंसीडरेशन तुम रिसीव करोगे, मैं दोबारा बोलूंगा, जिस दिन इंटरेस्ट पेनल्टी जिस दिन तुम रिसीव करोगे, जिस दिन भी तुम रिसीव करोगे ना वो दिन तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। ये सर्विस वाले केस की अब सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बच्चा कहता है गाबा सर सुनो तो सही, वो गुड्स वाले केस का तो बताओ ना, गुड्स वाले केस का भी तो पीओटी होता है। अच्छा उसका होता है? नहीं, गुड्स वाले केस में कहां पीओटी होता है? किस सेक्शन में? सेक्शन नंबर 12। अब 12(2) और 12(3) आ जाओ फटाफट से। अब यहां पे बात करते हैं 12(2) और 12(3) की बात करते हैं। अब मुझे फटाफट से बताओ 12(2) 12(3) में क्या था, आपको मैं थोड़ा सा याद करवाता हूं। यहां पर मैंने कहा था कि जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे वो दिन, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी वो दिन, इनमें से अर्लियर गुड्स वाले केस में पीओटी होगा। पेमेंट हमें गुड्स वाले केस में चेक नहीं करनी होती क्योंकि पेमेंट कॉन्सेप्ट अब यहां से हट चुका है। अब गुड्स वाले केस में सिंपल सी बात है, क्या कॉन्सेप्ट है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे विच एवरेज अर्लियर। अब लास्ट डेट हमारी कौन सी निकल के आती है? वो डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। कहां याद होगा तुम्हें? एक दूसरे का मुंह देख रहे हो हैं क्या क्या है भाई? ना होता ना बाहुबली कटप्पा वाला, अब्बा नहीं समझ में आ रहा ना? याद करो नालायकों, आपको मैंने इनवॉइस वाले चैप्टर के अंदर कहा था कि सप्लाई दो तरह की होती है, या तो मूवमेंट इन्वॉल्व होगा या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो सामान तुम्हारे बाद में आ रहा है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है सामान तुम्हारे साथ में आ रहा है। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो डेट ऑफ रिमूवल तुम्हारी इनवॉइस की लास्ट डेट बनती है, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो डेट ऑफ डिलीवरी तुम्हारी लास्ट डेट बनती है। बस वही तो यहां पे निकल के आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर पीओटी बनेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर।
और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो पीओटी बनेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवरेज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा जी बस। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखी है जी, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर रिमूवल बनेगा, अगर नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी, ये पीओटी बनेगा। तो फिर डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिमूवल विच एवरेज अर्लियर, या तो ये पीओटी बनेगा, या डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ डिलीवरी विच एवरेज अर्लियर, ये पीओटी बनेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, यहाँ पे चेक करो रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज तो गुड्स वाले केस में बिल्कुल सिंपल है, बट मैं तब तक कंप्लीट नहीं कराऊंगा जब तक मेरे लाइक की सेंचुरी नहीं होगी। 98 पे लाइक अटके हो जा रहे, तड़प रहे हैं, ऐसे फड़ा आ रहा है 98, कह रहा 99 करो, 100 करो, कुछ तो मेरी सेंचुरी तो करो, कुछ तो करो मेरे बच्चों, कुछ तो करो, कुछ तो। अरे वैसे एक बात बताओ, आके बैठ जाते हो, कुछ तुम्हारे फर्ज भी है नहीं है वैसे? है नहीं वैसे कुछ है तुम्हारे फर्ज बनते हैं नहीं बनते? हमारे क्या फर्ज बनते हैं? पैसे दिया पढ़ाओगा बस, बेकार की बातें मत करो। ये ऐसे दिए रेगुलर बैठ की फीस दिया आपको, तो सर पढ़ाना पड़ेगा आपको। लाइक करें ना करें तुम्हारी ऐसे की तैसी है, हम क्यों लाइक करें भाई तुम्हारी वीडियो को? हैं दुखते हैं हमारे हाथ, ठंड हो रही है, रजाई के अंदर हाथ करके बैठे हैं अभी, कैसी बात कर दी गब्बर सर अपने आपके लिए पहले रजाई से हाथ बाहर निकाले हम हैं? हद होगी यार तुम्हारी यार। इधर देखो ध्यान से, अब एक बात मेरे को फटाफट से बताओ रही, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या था? रिवर्स चार्ज वाले केस के अंदर मैंने कहा था, ये तो बिल्कुल सिंपल है रिवर्स चार्ज वाला केस। अब रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या था कि डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन तुम गुड्स रिसीव करोगे वो दिन, डेट ऑफ पेमेंट, और यहां पर एक पॉइंट था 31st डे विच एवर इज अर्लियर। तो एक बार दोबारा बोलूंगा, या तो सिंपल सी बात है, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया वो दिन बन गया, जब पेमेंट आई वो दिन बन गया। यहां पर पेमेंट काउंट करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस के अंदर पेमेंट की बात नहीं करेंगे, रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट की बात होती है। और 31st डे, इनमें से जो अर्लियर बनेगा ना, ये तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये बातें हमारी रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं। तो इसी के साथ ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी ऐसे ही खत्म नहीं करूंगा। अब मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे लाइव चैट में रिप्लाई करेंगे। लिखो फटाफट से, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो पीओटी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। 5 मिनट हमारे पास अभी हैं, आज हमारा 5 मिनट पहले फ्री हो गए हैं, फ्री 5 मिनट पहले नहीं होंगे। आप यहां पे आंसर दोगे मुझे, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो पीओटी बताओ, जल्दी बताओ। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है, जल्दी लिखो फटाफट से। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है, बहुत बढ़िया, डेट ऑफ इश्यू, ठीक है। अगर 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 इंटरेस्ट और पेनल्टी मुझे रिसीव हो रहा है तो पीओटी क्या आएगा? अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी मुझे रिसीव हो रहा है, पीओटी क्या आएगा? बहुत बढ़िया, जिस दिन वो कंसीडरेशन रिसीव करेंगे, बहुत बढ़िया। अगर 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 सर्विस वाला केस है और वो रिवर्स चार्ज वाला है, पीओटी कैसे आएगा? सर्विस वाला केस है और वो रिवर्स चार्ज वाला है, पीओटी कैसे आएगा? सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज, यार कैसे यार, अभी तो रटा था। सर्विस वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज है, हाँ सर, वो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे विच एवरेज अर्लियर। बहुत बढ़िया। अच्छा, पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट मतलब जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करोगे, और बैंक डेबिट विच एवरेज अर्लियर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके, अब एक बात मेरे को बताओ, अगर 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 अपने गुड्स वाले केस में 1000 का एडवांस ले लिया तो पीओटी क्या आएगा? पीओटी अभी आएगा बाद में आएगा? अगर आपने गुड्स वाले केस में 1000 का एडवांस ले लिया तो पीओटी अभी आएगा बाद में आएगा? जल्दी बताओ फटाफट से। अरे बोलो। बीमा याद करना पड़ेगा, वो तो देखो याद ऐसे ही होगा, आपको होगा, याद होगा। जल्दी बोलो फटाफट से यार। अगर पेमेंट गुड्स वाले केस में 1000 तक की है तो पीओटी अभी निकालेंगे बाद में निकालेंगे? इधर देखो ध्यान से, नालायको, गुड्स वाले केस में एडवांस चेक ही कब करते हैं बे? हैं लगा बड़ा बच्चा कह रहा 1000 तक है तो बाद में आएगा, 1000 से ऊपर है तो अभी आएगा। अरे वो सर्विस वाले केस में एडवांस की बात होती है, इसमें पीओटी ही नहीं आएगा, इसमें जीएसटी देना ही नहीं पड़ेगा। एडवांस में गुड्स वाले केस में जीएसटी नहीं देना पड़ता है क्या? क्या है क्वेश्चन? सुनना नहीं बस, लग गया बड़ा बच्चा। एडवांस 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 सुन तो लो पहले, गुड्स वाले केस में, सर्विस वाले केस में है। गुड्स वाले केस में पेमेंट हमें चेक ही नहीं करनी, सर्विस वाले केस में चेक करनी है वो।
गुड्स वाले केस में अगर तुम्हें एडवांस मिल रहा है तो पीओटी निकल के नहीं आएगा, उसमें हमें जीएसटी पे नहीं करना। गुड्स वाले केस का पीओटी डिपेंड करता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, उनमें से अर्लियर ही हमारा पीओटी आएगा। पेमेंट हमें गुड्स वाले केस में चेक ही नहीं करनी होती एडवांस, ये बात ध्यान दो नालायक। अब सुनो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप जी। अब गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी कब आएगा? गुड्स वाला केस और रिवर्स चार्ज वाले केस के अंदर पीओटी कब आएगा बताओ? गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी कब आएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे विच एवरेज अर्लियर, ये हमारा पीओटी निकल कर आएगा। यहां पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई वाले केस में पीओटी कब आएगा? याद करो वो तो हमने इनवॉइस वाले चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया था। इनवॉइस वाले चैप्टर में याद है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाले केस में क्या था? आपको थोड़ा याद कराऊं, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट बार बार इशू हो रही है, तो जहां पर स्टेटमेंट इशू हुई वो दिन या उससे पहले वो तुम्हारा पीओटी बन जाता है। फिर सर्विस वाले केस में अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो फिर ड्यू डेट या उससे पहले, और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव करोगे वो दिन बन जाता है। और अगर कोई इवेंट कंप्लीशन पर बेस्ड होता है तो जहां पर वो इवेंट कंप्लीट होगा वो दिन बन जाता है। अगर तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में सीज हो गया तो जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में सीज हुआ वो दिन बन जाता है। और अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस है, अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस होता है तो फिर डेट ऑफ कंफर्मेशन और याद है फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इनमें से जो अर्लियर बनता है फिर वो तुम्हारा पीओटी बन जाता है। ये सारी बातें हमने वहां पर कंप्लीट की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ टाइम ऑफ सप्लाई की सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 आपके सीए इंटर लेवल पे नहीं है, तो बस 2 ही सेक्शन करने थे, 12 और 13। अब जाके दोनों सेक्शन हमारे खत्म हो जाते हैं। डन, इसको लॉक कर दें पक्का पक्का। अब कल फिर हम मिलेंगे दोबारा से 9 बजे, 8:55 या 9 बजे। कल हमें चैप्टर कौन कौन से करने हैं? एक तो मेरे को बताना एक बार कल का टारगेट हमारा क्या है, जल्दी बताओ कल का टारगेट हमारा क्या है। एक बार सारे बच्चे कल का टारगेट बताओ, कल का टारगेट क्या है? रोशनी क्वेश्चन ये रे, ये लो, ये रे क्वेश्चन, क्वेश्चन लेने होमवर्क में, ये रे सारे कंप्लीट करने आज घर से। 2 4 साथ साथ मैं रिवीजन करवा रहा हूं ना, साथ साथ खत्म कर दो इनको, छोड़ने नहीं बिल्कुल भी। जैसे ही रिवीजन खत्म तुरंत अभी घर में बैठ के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, अभी के अभी, सिंगल क्वेश्चन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। कल हमें करना है आरसीएम के साथ में जो एग्जामिशन इंटरलिंक होती है वो हमें करनी है, और बस यही है, दोनों है। और भी कुछ है क्या? बस यही दोनों है? अरे जल्दी बोलो फटाफट से, इसके अलावा भी कुछ है क्या? यही दोनों है, ठीक है चलो डन। अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई भी है, चलो पहले एक बार तो ये दोनों कंप्लीट करते हैं, अगर टाइम बचा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, चलो एक बार सारे बच्चे आरसीएम रिवाइज करके आएंगे जी। सारे बच्चे कल वाली क्लास में आरसीएम रिवाइज करके आएंगे। आरसीएम में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपने आरसीएम रिवाइज करना है और आरसीएम से रिलेटेड जो भी एग्जामिशंस मैंने क्लास में करवाई थी आपने वो भी एक बार रिवाइज करके आनी है, ताकि कल उसको हम अच्छे ढंग से रिवीजन कर पाए। तो प्लीज आपसे रेगुलर बैच वाले बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने प्लीज ये चैप्टर एक बार घर से अच्छे से पढ़ के आने हैं, ताकि कल वाली क्लास में इसको फटाफट से हम पैक कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में, रात को सेम 8-9 बजे सेम जगह पर। अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करना वीडियो खत्म होने के बाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं कल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अच्छा आर वैल्यू ऑफ सप्लाई भी था? ओए रुको 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 रुको, आर वैल्यू ऑफ सप्लाई भी था? रुको 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 रुको, हाँ तो फिर ऐसा करते हैं ना, फटाफट से 15 मिनट में वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रूल्स तो हमें करने नहीं है। ठीक है ना, सेक्शन 15 हमें कंप्लीट करना है, 15(1), 15(2), 15(3) हमें कंप्लीट करना है। फटाफट से एक बार वो भी रिवीजन कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, 15 मिनट और लगा देते हैं यार। ठीक है ना, क्योंकि रूल्स तो हमें अभी डिस्कस करने नहीं, रूल्स तो अभी हमें डिस्कस करने ही नहीं ना।
अभी हमें सिर्फ 15(1), 15(2), 15(3) हमें डिस्कस करना है। आओ यार फिर फटाफट से, हाँ जी कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ यार, कोई बात नहीं यार, आओ इधर देखो ध्यान से, क्या कल कर लेना, हेलो भाई साहब क्या कल कर लेना, क्या कल, मतलब मेरी सुबह 7 बजे क्लास है, मुझे उसके लिए पढ़ना है, फिर मेरे को सोना है, फिर सुबह उठना है, फिर मेरी कल पूरा दिन क्लास है, फिर तुम्हें पढ़ाना है, तुम कह रहे हो कल कर लेना, कमाल की बात है तुम्हारी। इधर देखो ध्यान से नालायक, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब चैप्टर यहां पे निकल के आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है नी। एक बार फटाफट से वैल्यू ऑफ सप्लाई की अब रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैं बताऊं वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों निकालनी है, क्योंकि अगर हमें जीएसटी निकालना होता है तो जीएसटी निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए होती है, वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीएसटी निकल के आ जाता है। अब रेट मैंने कहा था कि रेट हमारे फिक्स होते हैं, और वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन नंबर 15 हमारे काम का है, मतलब सेक्शन नंबर 15 के अंदर वैल्यू की बातें होती हैं, और 15 में टोटल मिला के 5 सब सेक्शन मैंने कहा था हमें डिस्कस करने हैं। एक तो 15(1) हमें डिस्कस करना है, एक हम 15(2) डिस्कस करेंगे, एक हम 15(3) डिस्कस करेंगे, एक हम 15(4) डिस्कस करेंगे, एक हम 15(5) हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब 15(1) हमें कवर करना है, 2 हमें कवर करना है, 3 हमें कवर करना है, 4 और 5 हमें डिस्कस नहीं करने, ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। मैं दोबारा बोल दूं, सीए इंटर में कवर नहीं है, ठीक है ना। और ये क्लास रिवीजन क्लास उसी की हो रही है, सीएस और सीएमए के अंदर दोनों के अंदर सिलेबस सेम ही है, बट उनके अंदर 15, 4 एंड 5 है। तो अगेन बोलूंगा उस चैनल के ऊपर, वीडियो स्टडी हवाले चैनल के ऊपर आपको ये दोनों सेक्शन मिल जाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 15(1), 15(2), 15(3), ये तीनों हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक बात को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर बात करता हूं 15(1) की, तो 15(1) क्या बोलता है, 15(1) ये बात कहता है भैया जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, हम उसी वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे, उस पर हम जीएसटी लगा देंगे। मतलब 15(1) सिंपल सी बात कहता है कि जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे, उस वैल्यू पर हम जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप मेरे को बताओगे 2 कंडीशन कौन कौन से निकल के आती हैं। पहली कंडीशन ये निकल के आ रही है कि बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू नहीं मानेंगे। एक बार दोबारा बोलूंगा, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाती है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन ना हो, और दूसरी कंडीशन प्राइस एक सोल कंसीडरेशन हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। बस एक बात ध्यान दो, ये सारी बातें आपकी निकल के आती है। फिर मैंने कहा था कि जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस वैल्यू को हम वैल्यू मान लेते हैं, बट उसमें 15(2) कहता है कि हम कुछ इंक्लूजन करेंगे, और 15(3) कहता है हम कुछ एक्सक्लूजन करेंगे। इसके बाद जो तुम्हारी वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू पर तुम्हें जीएसटी एप्लीकेबल करना है। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है? हेलो भाई साहब, ओए ओए ओ भाई साहब इधर फटाफट से बोलो। 15(2) में टोटल मिला के इंक्लूजन कितनी निकल के आती है? 5। अब वो 5 इंक्लूजन कौन कौन से निकल के आती है? इंक्लूजन नंबर 1 ये बात कहते हैं कि ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में आपने सब्स्यूम नहीं किया, वो सारे के सारे यहां पे ऐड कर देंगे। फिर दूसरा गवर्नमेंट ये बात कहती है ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर का है उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, वो भी हम यहां पे ऐड कर देंगे। तीसरा गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी आपके इंसिडेंटल खर्चे होंगे, एंसिलरी खर्चे होंगे, पैकिंग, रीपैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वो सारे के सारे हम यहां पे ऐड कर देंगे। फिर चौथा गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर डिले पेमेंट के लिए चार्ज किया गया है उसको भी हम यहां पे ऐड कर देंगे। और पांचवा गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई सब्सिडी मिली है, बट सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है, मतलब गवर्नमेंट से नहीं मिली, अदर देन गवर्नमेंट से मिली है, वो भी यहां पे ऐड कर दोगे। बट वो ऐड तब करना अगर पहले वो सब्सिडी माइनस हो चुकी है। आपको मैंने सब्सिडी वाले पॉइंट पे काफी टाइम लगाया था, आपको मैंने कहा था कि एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। मतलब अगर ये सब्सिडी प्राइस में एडजस्ट हो चुकी है, मतलब माइनस हो चुकी है, तब तो ऐड करना। अगर ये नॉन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी प्राइस में से माइनस ही नहीं की तो मैं ऐड भी नहीं करनी। बस ये पर ध्यान दो। तो बराबर से बोलो 5 आइटम कौन कौन सी ऐड करनी है। पहला, कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ वो ऐड करना है। दूसरा, ऐसे खर्चे जो सप्लायर के हैं उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिए, वो ऐड करने हैं। तीसरा, कोई भी इंसिडेंटल खर्चे, एंसिलरी खर्चे, वो ऐड करने हैं। चौथा, इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर कोई डिले पेमेंट के लिए है वो भी तुम्हें ऐड करना है। पांचवा, अगर कोई सब्सिडी मिल रही है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है वो तुम्हें यहां पे ऐड करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड वो सब्सिडी आपने पहले माइनस कर दियो प्राइस में से, और वो प्राइस से लिंक होनी चाहिए, मतलब सब्सिडी आपके प्राइस से लिंक होनी चाहिए, तब इसको तुम ऐड बैक करोगे। ये सारी बातें यहां पे कंप्लीट होती हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब इसमें 2-3 पॉइंट मुझे यहां पे लगाने हैं। पहला पॉइंट मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब देखो इंटरेस्ट वाले पॉइंट के लिए ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, वो बोलेंगे इंटरेस्ट है, पेनल्टी है डिले पेमेंट के लिए और ये वेव ऑफ कर दिया।
अब अगर इंटरेस्ट पेनल्टी वेव ऑफ कर दिया है, मतलब माफ कर दिया है, तो इंटरेस्ट पेनल्टी वैल्यू में ऐड मत करना, क्योंकि जब माफ कर दिया तो वैल्यू में ऐड भी नहीं करना। फिर कई बार इंटरेस्ट और पेनल्टी के ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब ये इंटरेस्ट पेनल्टी है, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, इसके अलावा कुछ पेमेंट नहीं करना। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मतलब क्या करना है, इंटरेस्ट ये है, अब जो भी मान लो 100 प्लस में जो भी जीएसटी रेट मान लो 18% है, तो डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 करोगे तो जीएसटी निकल कर आएगा, फिर बैलेंस वहां पर जोड़ोगे। बस ये पर ध्यान दो। तो ये इंटरेस्ट वाले पॉइंट में बस ये बात ध्यान देने के चलना, अगर वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है तो उसको इंक्लूसिव जीएसटी मानकर फिर हमें ऐड करना है जीएसटी बाहर निकालने के बाद। और अगर वो कह रहा है इंटरेस्ट पेनल्टी वेव ऑफ कर दी है तो उसको हमें वैल्यू में ऐड ही नहीं करना, ये बात यहां पे निकल के आती है। फिर बात सुनो सब्सिडी वाले पॉइंट में। सब्सिडी वाले पॉइंट में दो सब्सिडी होंगे, गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंट की। अगर क्वेश्चन में लिखा है ये दोनों सब्सिडी प्राइस में एडजस्ट हो चुकी हैं, इसका इफेक्ट प्राइस में जा चुका है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में से माइनस कर दी है। गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी है, बात समझ में आ रही है, नॉन गवर्नमेंट वाली को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ये पॉइंट ध्यान देना। फिर अगर वो कह रहे हैं ये सब्सिडी प्राइस में एडजस्ट नहीं हुई है, इसका इफेक्ट प्राइस में नहीं किया है, मतलब अभी ये माइनस नहीं की, तो गवर्नमेंट वाली हमें माइनस करनी पड़ेगी, नॉन गवर्नमेंट वाली का हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। ये सारी बातें हम क्लास में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार लास्ट टाइम सारे बच्चे बोल दो 5 आइटम कौन कौन सी ऐड करनी है। एक तो पहला टैक्स, ड्यूटी, सेस जो जीएसटी में अभी सब्स्यूम नहीं हुए वो जोड़ने हैं। ऐसा खर्चा जो सप्लायर का है उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया वो जोड़ने, इंसिडेंटल खर्चे जोड़ने हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी डिले पेमेंट वाला वो जोड़ना है, और अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़कर अगर है और जो प्राइस से डायरेक्टली लिंक करती है उसको भी तुम्हें यहां पे जोड़ना है। ये 5 चीजें आपने ऐड करनी है। अब माइनस हमें यहां पे क्या करना है, माइनस में हमें करना है डिस्काउंट। अब गवर्नमेंट कह रही है हम कोई भी डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बट डिस्काउंट की 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, ये इनवॉइस के अंदर मेंशन होगा, तो जितना भी डिस्काउंट होगा 50%, 20%, 2%, 3, मतलब जितना डिस्काउंट हमें दिया होगा वो डायरेक्टली माइनस कर, इसमें कोई क्लेश नहीं है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्या है। तो गवर्नमेंट का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम तब माइनस करेंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, ये डिस्काउंट जब सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम या उससे पहले पता होना चाहिए डिस्काउंट मिलेगा, मतलब पहली बार जब ये सप्लाई हो रही है उस टाइम या उससे पहले पता हो ये डिस्काउंट मिलेगा। एंड दूसरी कंडीशन, सामने वाली पार्टी ने इतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। मैं दोबारा बोलूंगा, सबसे मेन कंडीशन आईटीसी वाली, मतलब पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, फर्स्ट कंडीशन निकल के आ रही है भाई साहब जब तुम सप्लाई कर रहे हो उस टाइम या उससे पहले पता होना चाहिए डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये निकल के आ रही है कि सामने वाली पार्टी ने अगर आईटीसी क्लेम कर लिया था डिस्काउंट वाले पोर्शन का, तो उस पोर्शन का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, नहीं तो हम डिस्काउंट ये वाला डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। बट एक बात मेरे को बताओ, आपको मैंने क्लास में एक बात बताई थी, एक डिस्काउंट आपका होता है वॉल्यूम डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट सप्लाई, उसको माइनस कर सकते हैं। एक डिस्काउंट हमारा होता है वो बाय मोर सेव मोर, ठीक है ना, मतलब उसको उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, बाय मोर सेव मोर, को मेरे को दिमाग में नाम नहीं आ रहा, स्टैगर्ड, हाँ स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो क्या स्टैगर्ड डिस्काउंट माइनस करते हैं? यस करते हैं। बट एक डिस्काउंट हमारा होता है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी मतलब क्या है कि ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें पहले से पता ही नहीं था, अचानक से बाद में वो डिस्काउंट मिला है, तो वो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट का सप्लाई के टाइम या उससे पहले पता होना जरूरी है। अगर तुम्हें पहले पता ही नहीं था, अचानक से बाद में डिस्काउंट मिल गया, वो डिस्काउंट तुम माइनस नहीं करो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्काउंट। कभी वैल्यू में से माइनस नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? तो सिंपल सी बात बस यहाँ पे निकल के आ रही है। अब मेरे को बताओ इस पूरे पॉइंट में को, हाँ एक पॉइंट और जी, नो क्लेम बोनस को आपको मैंने कहा ही था जी, नो क्लेम बोनस को हम डिस्काउंट की तरह ही मानते हैं। याद है नो क्लेम बोनस की जो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको बेनिफिट देते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा था वो एक तरह से डिस्काउंट ही है, तो उसको भी तुम यहाँ से माइनस करके चलोगे, उस पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। सर आईटीसी वाला रिपीट कर दो। ओके मेरे बच्चे, आईटीसी वाला मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सुनना ध्यान से, आपने 50,000 रुपये का सामान लिया मेरे बच्चे, 50,000 रुपये का सामान लिया। अब आपने 50,000 रुपये का सामान लिया तो क्या हुआ, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया पूरे 50,000 पर, मान लो 18% जीएसटी है, 9,000 रुपये क्लेम कर लिया। अब सप्लायर को लगा यार आपने ना बहुत बढ़िया सामान लिया, उसने ना ईयर एंड में क्या किया, आपको कहा कि हम 10% एडिशनल डिस्काउंट और देना चाहते हैं।
मतलब क्या है, जो आपने 50,000 दिए थे उसका 10 कितना बन गया, 5,000 रुपए अब आपको वापस करेगा। बट आपने आईटीसी किस पे क्लेम कर लिया, पूरे 50 के जीएसटी पे। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि 5,000 रुपए का जो आपने आईटीसी क्लेम किया उसके जीएसटी का क्या वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सप्लायर तुम्हें वापस कर रहे हैं ना। ये डिस्काउंट क्या, पोस्ट सप्लाई। तो कई बार क्या होता है, हम आईटीसी पहले क्लेम कर लेते हैं। तो अगर आपने पहले क्लेम कर लिया और अगर डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा है बाद में, तो उस डिस्काउंट वाले पोर्शन का गवर्नमेंट करिए आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स करोगे तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, नहीं तो डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाली कंडीशन है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस ये हमारा अब जाके 15(1) में 15(2) हम जोड़ देंगे और 15(3) हम माइनस कर देंगे। अब जाके आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस वैल्यू पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल कर देना है। ये बात हमारी सारी खत्म हो जाती है जी। डन। लोग कर दे जी, पक्का पक्का। चलो जी, ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलते हैं कल वाली क्लास में। सर प्राइस सोल कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई, इसका मतलब मेरे बच्चे ये होता है, प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए मतलब कि सारा पैसा मॉनिटरी फॉर्म में होना चाहिए। अगर पैसा मनी और नॉन मनी फॉर्म में है तो वैल्यू फिर तुम्हारी रूल्स में कैलकुलेट करेंगे, फिर वैल्यू यहां पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 100% कंसीडरेशन मॉनिटरी फॉर्म के अंदर होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। डन जी। चलो तो फिर कल वाली हम कंप्लीट करेंगे आरसीएम विद एग्जामिशन। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अपना पढ़ने के लिए बैठ जाओ, जो बच्चे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं इन 3 चैप्टर के अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, ताकि रात में ये 3 चैप्टर हमारे खत्म हो जाए, बस ये पर ध्यान दो। मजबूत कर लो जीएसटी। 50 नंबर है, 50 नंबर। बात समझ में आ रही है? तो अब तुम्हारा मतलब पहले 60 का सीए के अंदर पहले 60 और 40 था, अब 50-50 है। मौका है, ठीक है ना, मौका। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीएस वाले बच्चों और सीएमए वाले जो बच्चे होते हैं उनमें अब 40 का है, तो उनके 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 40 नंबर की गेम है, 50 की है। मैं कह रहा हूँ जीएसटी में जितने नंबर ले सकते हो ले लो सर, पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, मजाक नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। तो इसको लाइटली मत लेना। जैसे रिवीजन की तुरंत आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिए तब तो है फायदा रिवीजन करने का, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।